हेलो, वेलकम टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल। मेरा नाम राजीव पांडे है। हमने पिछली बार इलेक्ट्रिक एनर्जी और उसके सर्किट और सीरीज और पैरेलल रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बाकी पूरे चैप्टर में से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन सभी क्वेश्चन करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और आप फिर किसी भी क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाओगे। चलते आगे बढ़ते हैं। A copper wire has a resistance of 0.6 ohm. तो रेजिस्टेंस कितना दिया है? 0.6 ohm. Another copper wire of the same mass as the first one is double in length of the first. Find the resistance of the second wire. तो देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा समझने की जरूरत है तुम्हें। बोल रहा है सॉल्यूशन देखो करते हैं इसका। देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? देखो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है कितना है? 0.6 ओम। रेजिस्टेंस जो है 0.6 ओम दिया हुआ है। अब देखो बोल रहा है अनदर कॉपर वायर ऑफ द सेम मास। तो कॉपर वायर जो है, कॉपर वायर को हम कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से। ये कॉपर वायर का क्या हुआ? कॉपर वायर का ये वाला एरिया हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? लेंथ। ये वाला एरिया ए बोल देते हैं और लेंथ एल। अब देखो कह रहा है कि अनदर कॉपर वायर ऑफ सेम मास एज द फर्स्ट वन इज डबल इन लेंथ ऑफ द फर्स्ट। तो देखो क्या कह रहा है कि मास जो है क्या है? मास सेम है। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो मास, अब देखो हमें पता है डेंसिटी। डेंसिटी को हम लिखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा ही है। चलो डेंसिटी को हम किससे डिनोट कर लेते हैं? बड़े डी से। और वॉल्यूम को किससे डिनोट कर लेते हैं? बड़े वी से। तो देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास के बराबर। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो है किसके बराबर हो जाएगा? मास के बराबर। तो अगर एक वायर का मास बराबर है दूसरे के, तो हम क्या ले लेंगे कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम उसका क्या है? बराबर है। तो बोल रहा है कि अनदर कॉपर वायर सेम मास एज द फर्स्ट वन इज डबल इन लेंथ ऑफ द फर्स्ट। तो अगर हम बोलें कि पहले वाले के लिए, वायर वन के लिए जो उसकी लेंथ है वो क्या होगी? लेंथ एल बोल देंगे हम, लेंथ एल। और डेंसिटी बोल देंगे हम। डेंसिटी तो देखो दोनों की बराबर रहनी चाहिए, डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए हमने क्या बोल दिया है? बड़ा डी। और क्या चीज रहेगी इसके अंदर? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए देखो एरिया चाहिए हमें। तो एरिया जो है पहले वाले केस में एरिया क्या बोल देंगे हम? A1 बोल देंगे। यहां तक ठीक है। चलो अब अगर मास सेम है, उन दोनों का मास सेम है, तो वायर 2 के लिए देखो, वायर 2 के लिए हम बोलेंगे, वायर 2 के लिए लेंथ देखो क्या बोल रहा है वो? लेंथ कितना बोल रहा है? देखो वायर ऑफ द सेम मास एज द फर्स्ट वन इज डबल इन लेंथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2L। और डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी क्या रहेगी? सेम, डी के बराबर। एरिया जो है उसका वो क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। यहां से समझ में आ रहा है? एरिया जो है वो A2 हो जाएगा। तो अब देखो यहां से हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू क्या होता है? एरिया। क्या होता है? लेंथ इंटू एरिया। तो यहां से देखो ये चीज कर लेते हैं, लेंथ इंटू एरिया। यहां से भी लेंथ इंटू एरिया। तो देखो लेंथ इंटू एरिया और लेंथ इंटू एरिया। तो देखो यहां से मास फर्स्ट का और मास सेकंड का बराबर रहेगा, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फर्स्ट का और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सेकंड का, क्योंकि दोनों कॉपर वायर दोनों की डेंसिटी बराबर रहेगी। वॉल्यूम फर्स्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम सेकंड। अब वॉल्यूम के लिए हमने क्या लिया? L इंटू एरिया 1 बराबर 2L इंटू एरिया 2। यहां तक ठीक है? यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब यहां से देखो रेशो ले लेते हैं, A1 बाय A2। A1 बाय A2 क्या आ रहा है? 2L बाय L। L से L कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2। ये एक चीज हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? A1 बाय A2 इज इक्वल टू 2। तो देखो यहां से लिख लेते हैं A1 बाय A2 इज इक्वल टू 2। यहां से याद रखेगा। चलो अब देखो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ था। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था? 0.6 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था? हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू
रजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। अगर हम पहले के लिए बात करें वायर 1 के लिए, तो R1 रजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम रहेगी, L1 और A1। तो देखो L1 के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, सिर्फ L यूज कर रहे थे, चलो L वहीं पे छोड़ देते हैं। और जब दूसरे के लिए रजिस्टिविटी लिखेंगे हम, सॉरी दूसरे के लिए जब रेजिस्टेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रजिस्टिविटी लेंथ 2 और एरिया 2। यहां तक सही आ रहा है। चलो अब देखो इनका रेशो निकाल लेते हैं हम, R1 बाय R2 का। R1 बाय R2 का रेशो निकाल लेते हैं, रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L1 अपॉन A2, सॉरी यहां से L2 आएगा, L2। तो रो से रो कट गया, क्या आ गया, R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2। अब यहां से देखो R1 बाय R2, देखो यहां से L1 की वैल्यू L थी, L1 की वैल्यू कितनी थी, और देखो L2 की वैल्यू देखो यहां से कितनी आ जाएगी, 2L, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहां से देखो क्या आ रहा है, A2 बाय A1, A2 बाय A1। हमें पता है कि A1 बाय A2 2 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, A2 बाय A1 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो यहां से 1 बाय 2 रख देंगे हम, 1 बाय 2, L से L कट जाएगा, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2। क्या आ गया ये, 1 बाय 4। क्या आ गया, 1 बाय 4। अब देखो 1 बाय 4 आ गया R1 बाय R2। तो यहां से देखो R1 इंटू 4 इज इक्वल टू R2। सही आ रहा है, R2 इधर ले गए, 4 उधर ले गए, तो 4R1 इज इक्वल टू R2। R1 की वैल्यू दे रखी है 0.6 ओम, 0.6 इंटू 4 इज इक्वल टू R2। तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2.4 ओम। समझ में आया क्वेश्चन। देखो R2 की वैल्यू निकाल ली। देखो दोबारा से क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ था, हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ था और बोला गया था कि मास सेम है और लेंथ जो है उसकी डबल है। तो हमने क्या करा, हमने जो है उसका वॉल्यूम का हिसाब लगाया कि वॉल्यूम जो है दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा तो इसलिए लेंथ इंटू एरिया का जो प्रोडक्ट है वो भी सेम रहेगा, उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो लेंथ इंटू एरिया, तो लेंथ इंटू एरिया से हमने क्या निकाला, हमने रेशो निकाल लिया A1 और A2 का, क्योंकि हमें L1 और L2 गिवन था। तो A1 और A2 का रेशो निकाल लिया हमने, और फिर उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रजिस्टिविटी को फिर से काट के हमने उस रेशो को पुट करके हमने दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। तो हमेशा तुम्हें इस तरीके से ही क्वेश्चन दिए गए होंगे और ऐसे ही आंसर निकालना होगा। हो सकता है किसी केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू ना दी गई हो, रजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई हो, तो उस तरीके से भी आंसर निकल सकते हैं। तुम्हें बस ध्यान रखना होगा कहां से कैसे किन चीजों को पुट करके निकाल सकते हैं। देखो आगे, when two resistors are joined in series the equivalent resistance is 20 ohm, calculate the resistance of two resistors। देखो क्या बोल रहा है, two resistors are joined in सीरीज में ज्वाइन कर रखे हैं, the equivalent resistance is 20 ohm, रेजिस्टेंस होगा टू रजिस्टर्स। देखो यहां से सीरीज रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। अब देखो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर, सीरीज में दे रखा है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसी तरीके से होता है। अब देखो यहां पे अगर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों सेम है तो सीरीज इक्वल टू 2R, यहां से R कितना आ जाएगा, देखो सीरीज रेजिस्टेंस अपॉन 2 कितना दिया हुआ है 20 अपॉन 2 यानी कि 10 ओम। 10 ओम के दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो, क्या बन जाएगा 20 ओम। सही है यहां तक। द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रजिस्टिविटी कितनी दी है कॉपर की, देखो रजिस्टिविटी दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, इतनी दे रखी है। What length of copper wire of diameter 0.1 mm will have resistance of 34 ohm। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि रेजिस्टेंस जो है वो 34 ओम है
और डायमीटर जो है स्मॉल डी बोल देते हैं हम, वो कितना है 0.1 मिलीमीटर। तो देखो मिलीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना आ गया 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। इतना दे रखा है हमें क्या, डायमीटर, रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो देखो हम क्या करते हैं, डायमीटर है हमारे पास। चलो अब देखो क्या है, हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है πd²/4। यही होता है लेंथ। लेंथ जो है क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर शेप में होता है, तो सर्कुलर क्या होता है πr²। अब r जो है वो d/2 होता है, तो d²/4। पाई डी की वैल्यू हमें गिवन है, डी की वैल्यू क्या गिवन है 0.1 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, और यहां क्या आ गया मीटर स्क्वायर अपॉन क्या 4। ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। देखो यहां से क्या आएगा, π/4 आएगा, π/4 आएगा। ये कितना है 0.01, क्या आ जाएगा 0.01 इंटू ये 10⁻³ का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से देखो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर रेजिस्टेंस। देखो हमें क्या फॉर्मूला गिवन होता है, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ गिवन है नहीं, लेंथ हमें फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस गिवन है, हाँ रेजिस्टेंस कितना गिवन है 34 ओम। तो देखो पुट कर लेते हैं 34 ओम इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी गिवन है शुरू में दे रखी थी 1.7 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, लेंथ से। लेंथ हमें फाइंड करनी है अपॉन एरिया। एरिया हमने निकाल रखा है, देखो क्या था एरिया π/4 0.01 इंटू 10⁻⁻6। तो लिख देंगे हम π/4 इंटू कितना 0.01, सही जा रहा है, इंटू 10⁻�6 मीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, 34 ये यहां से डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, π/4 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻6। ये यहां पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लेंथ। लेंथ किस में आएगी, मीटर में। तो लेंथ निकाल लेते हैं हम। ये सारी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करके बताओ क्या आएगा। देखो यहां से 1.7 है, ये 20 टाइम्स में चला जाएगा, फिर ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, सही है। तो ये क्या आ जाएगा 0.05 इंटू, अब देखो पाई भी है यहाँ पे, पाई भी है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻²। इसको कैलकुलेट करना है, क्या आएगा ये मीटर में। तो लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, कैलकुलेट करो इसको। ये क्या होता है 3.14। 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1570, सही है। कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 2 के बाद इंटू 10⁻² मीटर, सही है। इस तरीके से करेंगे। आगे आंसर हमारा 15.7 इंटू 10⁻² मीटर। यहां से हमने क्या निकाली, लेंथ निकाली। तो देखो लेंथ जो है निकाल ली हमने, कितनी आ रही है हमारे पास 15.7 या फिर 1.5 किलोमीटर, इस तरीके से 1.57 किलोमीटर, क्योंकि 10⁻³ बन जाएगा ना। अनदर कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ half the diameter as the first is taken. What is the ratio of its resistance to that of the first wire? तो देखो क्या बोल रहा है ये कि अनदर कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ जो है उन्होंने सेम ले ली। तो लेंथ हमारे पास क्या है, हमारे पास अनदर कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ बट हाफ द डायमीटर एज द फर्स्ट इज टेकन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू द दैट ऑफ द फर्स्ट वायर। तो क्या बोल रहा है कि लेंथ उसने सेम ली है। लेंथ हमारी कितनी निकली थी 15.7 इंटू 10⁻² मीटर या फिर 1.75 किलोमीटर, इतनी जो है इसने लेंथ की
अनदर कॉपर वायर लिए, देखो अनदर वायर ऑफ सेम लेंथ इतनी लिए, लेकिन क्या कर दिया उसने, डायमीटर को जो है कम कर दिया। कितना कम कर दिया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया एज द फर्स्ट इज टेकन। अब बताना है कि रेजिस्टेंस की जो है वैल्यू क्या होगी और उसका रेशो निकालना है। तो हमें R2 निकालना है, R2 निकालना है। तो देखो R2 के लिए कैसे निकालेंगे हम, देखो R2 कैसे निकालेंगे हम। तो देखो क्या कह रहा था कि रेजिस्टेंस निकालनी है हमें R2 दोबारा से। जब वो कह रहा है कि रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ जो है वो भी सेम कर रखा है, एरिया जो है वो क्या कर रखा है, हाफ कर दिया है। एरिया क्या कर रखा है, हाफ कर दिया। पहले केस में क्या था, जब हमारा R1 था, R1 रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ सेम, एरिया कुछ दे रखा था। देखो यहां पे बोल रहा है कि A2 जो है वो A1/2 है, यही है, एरिया को हाफ करना। तो यहां से देखो निकालेंगे जब हम रेशो R1/R2, देखो यहां पे R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर A2 की वैल्यू चेंज कर देंगे हम। तो देखो यहां से देखो रो L अपॉन A1 अपॉन रो L अपॉन A2, इसे फिर से रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, रो L अपॉन A1 इंटू A2 बाय रो L। यहां से सही आ रहा है ये, देखो रो L से रो L कट गया, रो L से रो L कट गया, देखो। और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है A1/2। तो यहां से देखो 1/A1 इंटू A2 की वैल्यू क्या है, A1/2। A1 से A1 कट गया, क्या आ गया, 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां से R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब देखो यहां से 2R1 इज इक्वल टू R2, ये आ गया हमारे पास। अब देखो R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, R1 की वैल्यू दे रखी है, देखो बोल रहा है ना 34 ओम, 34 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 ओम, 68 ओम। सही है यहां तक। तो R2 की वैल्यू हमारे पास क्या गई, 68 ओम। फोर्थ क्वेश्चन, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 10 ओम 20 ohm are joined in series. A potential difference of 12 volt is applied across the combination. Find the power consumed by each resistor. मतलब कि हर एक रेजिस्टेंस के द्वारा पावर कंज्यूम्ड हमें निकालनी है। तो देखो ये जो है आसान है। आसान कैसे है, देखो हमें क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, देखो हमें क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस R1 दे रखा है, R1 10 ओम और R2 क्या दे रखा है 20 ओम। किस में निकालनी है, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज के लिए इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 12 वोल्ट। तो ये प्लस और ये माइनस और ये 12 हो गया। 10 ओम और 20 ओम के इस तरीके से रेजिस्टेंस एक की लगा देते हैं, ये 10 ओम है और ये 20 ओम है सीरीज में इस तरीके से। तो हर एक के लिए हमें क्या निकालना है, यहां से यहां तक के लिए पावर कंज्यूम्ड हर एक रेजिस्टेंस के लिए। तो देखो निकालते हैं, यहां से पहले निकालते हैं किस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसका। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सीरीज में है तो R1 प्लस R2, बहुत सिंपल है। सीरीज रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 आ गया 30 ओम। तो टोटल जो पावर है, टोटल पावर कितनी लग रही होगी, टोटल पावर हमें फॉर्मूला पता है, टोटल पावर कितना होता है V²/R, यही होता है ना। पावर जो है, पावर क्या होती है, पावर होती है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसा ही होता है। तो इस पूरे सर्किट में कितनी पावर यूज हो रही होगी, वोल्टेज का स्क्वायर 12 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितनी निकाल दी हमने 30। तो देखो यहां से सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 12 अपॉन 30 सही जा रहा है। 6 के फैक्टर्स जाएगा 6 5 यहां से, ठीक है। क्या आ गया ये 24/5, क्या वाट, इतना आ गया पावर। अब देखो ये पावर जो है ये पूरी सर्किट में, तो देखो यहां से एक और चीज निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं, ये पूरी सर्किट में पावर है, इस पूरे सर्किट में इतनी पावर यूज हो रही है। अब देखो यहां से हम निकालते हैं करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ओम्स लॉ से, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है हमारे पास
12 करंट फाइंड करना है। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 30, करंट कितना आ गया 12/30, करंट कितना आ गया 12/30। अच्छा, तो अब देखो ये तो है सीरीज में पावर, पूरे सीरीज में पूरे सर्किट में पावर निकाल ली थी हमने। अब देखो हर एक रेजिस्टेंस के अंदर कितनी है, तो अगर पावर निकालना चाहूं मैं, पावर 10 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए तो क्या आएगा, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट का स्क्वायर, करंट क्या कितना जा रहा है, देखो करंट जो निकाला है हमने 12/30 एम्पियर, वो क्या होगा, करंट जो है एक ही करंट पास हो रहा है, सेम करंट पास होगा, यानी कि 12/30 एम्पियर करंट दोनों रेजिस्टेंस पास होगा। तो यानी कि 12/30 इसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है पहले वाले के लिए 10, 12 इंटू 12/30 इंटू 30 इंटू 10, यहां से ये, यहां से ये, और यहां से ये, कितना आ गया 8/5 वाट, कितना आ गया 8/5 वाट। अब देखो ये तो इसके लिए आ गया, अब 20 वाट के लिए निकालते हैं, 20 वाट वाले के लिए तो पावर कितना आ जाएगा P20 ओम वाले के लिए I²R, फिर से वही सेम फॉर्मूला, I वही रहेगा सेम, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसका स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना आएगा 20 वाट, 20 वाट के लिए निकाल रहे हैं तो 20 ओम, 12 इंटू 12/30 इंटू 30 इंटू 20। यहां से देखो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, कितना आ गया ये 4 टाइम 2 8, 8 टाइम 2 16, 16/5 क्या वाट, कितना आ गया ये 16/5 और 18/5। अब देखो दोनों पावर जो है सेम आएंगी, तो कितना आ जाएगा ये 24/5। तो सही है, पहले भी हमारा इतना ही आ रहा था टोटल पावर सीरीज के अंदर, और ये भी टोटल पावर सीरीज के अंदर इतना आ गया, तो सही है ये। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखो हमसे पूछा है कि एक मटेरियल है, उसी की दो तार बना रखी है, एक पतली बना रखी है और एक मोटी बना रखी है, क्या दोनों से सेम करंट पास होगा, अगर होगा तो बताओ क्यों, और नहीं होगा तो बताओ क्यों। तो देखो हम भी क्या करते हैं, दो वायर बनाते हैं, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो जो है A1 है, और एक का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A2 है। इस तरीके से दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो दिखना चाहिए ना, ये A2 है और ये A1 है, इस तरीके से कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 जो है वो A2 से क्या है बड़ा है। अब देखो हमने समझाया है इस तरीके से कि इनके अंदर क्या है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही बात है, इसके अंदर भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएंगे, अगर लेंथ सेम है दोनों की तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि एटम्स की नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो देखो करंट जो फ्लो होता है, करंट जो फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले को धक्का देगा, ऐसे इस वाले को धक्का देगा, ये वाला, और ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर नहीं होते, ये जो एनर्जी है उस तरीके से ट्रांसफर होती है एक दूसरे को धक्का दे देके, एक दूसरे को धक्का दे देके। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इधर, इधर ये वाला इधर, इधर इधर इधर, इस तरीके से एक दूसरे को धक्का दे देके अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इस तरीके से करंट का फ्लो होता है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर मोर नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, क्योंकि ये जो है वायर थोड़ी सी थिक है, थिक वायर्स में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल है, थिन वायर में क्या है लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल है, थिन वायर्स में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, अगर दोनों सेम मटेरियल के बने हैं और सेम लेंथ है तो देखो यहां पर अगर वायर में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यानी कि ये ज्यादा करंट को फ्लो करवा पाएंगे, है ना, ज्यादा करंट फ्लो हो पाएगा, और यहां पर कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कम करंट फ्लो हो पाएगा, तो ये भी सही है। अब देखो एक और थोड़ा सा हम इसको बढ़ा कर देते हैं। अब देखो अगर मैं इसको लेंथ बड़ा कर दूं,
लेंथ जो है सेम मटेरियल है, अगर इनकी क्या है वेट है या एरिया है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इनकी लेंथ को बड़ा कर दूं तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें लंबी दूरी तक एनर्जी को ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर लंबी दूरी तक करंट को ले जाना पड़ेगा। तो उसमें फिर से क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे ज्यादा दूर तक एनर्जी को ट्रांसफर करना है। तो ये चीज याद रखेंगे हम कि अगर सेम मटेरियल का बना है और सेम लेंथ है और सेम एरिया है तो सेम करंट पास करेंगे, लेकिन अगर जैसे ही लेंथ और एरिया जो है इंक्रीज डिक्रीज करने लगता है तो उस हिसाब से करंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करने लगती है। और फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, लेंथ अपॉन एरिया। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि करंट कम हो जाएगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है, अगर सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है और एरिया कम ज्यादा है तो ज्यादा वाले एरिया से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस तरीके से याद रखना है। अ 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 2 20 ओम रेजिस्टर्स विच आर जॉइंट टुगेदर इन सीरीज। तो 5 वोल्ट की बैटरी को 2 20 ओम वाले रेजिस्टर से कनेक्ट कर रखा है। तो देखो क्या कहता है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस एंड एन एरो टू इंडिकेट द डायरेक्शन। तो क्या कह रहा है, 5 वोल्ट की बैटरी है, 20 ओम के रेजिस्टेंस है और इनको क्या कर रखा है, सीरीज में। तो बहुत आसान है तो करना, 5 वोल्ट की बैटरी बनानी है। बैटरी बनाने के लिए हमें ज्यादा सेल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहां से इस तरीके से बैटरी बन गई, 2 या 2 से मोर। तो ये बड़ा वाला जो है प्लस बन गया और छोटा वाला माइनस, सही जा रहा है। अब हमें क्या करना है, 20 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगाने हैं और वो भी किस में, सीरीज में। तो इस तरीके से 1 2 सही है। और तो कुछ नहीं बोला ना इन्होंने, क्या नहीं बोला, स्विच नहीं बोला, स्विच नहीं बोला तो हम नहीं लगाएंगे। तो कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या है, हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, ये क्या है 20 ओम का एक रेजिस्टेंस है और ये भी 20 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस है। अब देखो प्लस से करंट जाता है माइनस की तरफ, प्लस से 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 माइनस की तरफ। तो ये करंट की फ्लो की डायरेक्शन होगी। तो हमारा ये जो सर्किट डायग्राम है वो हमने ड्रॉ कर दिया और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट की भी हमने डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ कर दी इस तरीके से, प्लस से माइनस की तरफ, बड़े वाले बैटरी के साइन से छोटे वाले में बैटरी साइन पे। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 2 रेजिस्टर्स, इन दोनों रेजिस्टेंस की इफेक्टिव रेजिस्टेंस को पता करना है। देखो ये सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, और अगर R1 और R2 वैल्यू 20-20 है तो ये 20-20 यानी कि 40 ओम। तो इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, 40 ओम्स का। पूछता है कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें पता है कि वोल्टेज ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टोटल हमने कितना निकाल लिया है, 40। कितना निकाल रहा है, 40। तो वोल्टेज कितना है हमारा 5 वोल्ट, करंट हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला है 40 ओम। यहां से करंट कितना आ गया 5 वोल्ट बाय 40 ओम यानी कि 1/8 एम्पियर। 1/8 एम्पियर क्या है, करंट है जो बैटरी से आ रहा है। 1/8 एम्पियर करंट जो है वो बैटरी से आ रहा है। अब देखो पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो देखो ये तो निकालना बहुत ही सिंपल है। कैसे कैसे, देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है 1/8 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेटअप हो जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है 1/8 और रेजिस्टेंस कितना है 20, कितना आ जाएगा ये 5 यानी कि 5/2 वोल्ट। 5/2 वोल्ट जो है एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 5/2 वोल्ट। यहां तक ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गया
1100 वाट। तो कितना आ गया ये 1.1 किलोवाट, इतना आ गया 1.1 किलोवाट। ये हमारी आ गई पावर। अब बोल रहा है कि 2 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 आवर में 1.1 किलोवाट, 2 आवर में, ठीक है, 1.1 किलोवाट आवर, 2 आवर में 1.1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.2 किलोवाट आवर। इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये आ गया, यही हमें निकालना था। तो पहले में क्या निकाल लिया हमने, पहले में निकाल लिया कि पावर कितनी है 1.1 किलोवाट, और 2 घंटे के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा 2.2 किलोवाट आवर। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू द मेंस पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। When the electric iron is adjusted at minimum heating, it consumes a power of 360 watt, but at maximum heating it takes power of 480 watt. Calculate the current and resistance in each case. तो देखो ये भी बहुत सिंपल ही है। पहले लेते हैं हम मिनिमम के लिए, क्या लेते हैं, मिनिमम केस के लिए। देखो वोल्टेज जो है वो तो वोल्टेज जो है दोनों केस में सेम दे रखी है। क्या दे रखी है 220 वोल्ट, क्योंकि एक ही पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रखे हैं ना हम। अब देखो कह रहा है कि मिनिमम के केस में जो पावर है वो कितनी कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम करता है 360 वाट, 360 वाट मिनिमम केस में। तो यहां से पावर जो है, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो देखो यहां से देखो पावर की वैल्यू कितनी आ गई, पावर हमें दे रखी है 360 वाट, और वोल्टेज की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 220 वोल्ट। करंट हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 अपॉन 220, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 18/11। 18/11 क्या एम्पियर, 18/11 एम्पियर। अब देखो यहां से हम रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां से रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। V की वैल्यू कितनी है 220 अपॉन P की वैल्यू कितनी है 360। यहां से देखो निकालो, ये क्या आएगा 48400 अपॉन 360। काटेंगे इसे, ये आ गया 4840 अपॉन 36। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया तो हमने कितना आया 134.444 ओम, इतनी वैल्यू आ गई। ये तो क्या आ गया, मिनिमम के केस में हमने करंट निकाल लिया 18/11 एम्पियर और रेजिस्टेंस निकाल लिया 134.4 ओम। मैक्सिमम के केस में देखो, मैक्सिमम के केस में वोल्टेज जो है वो भी क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है कितना 220, क्योंकि सेम पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। और देखो पावर कितनी ड्रॉ कर रहा है ये, मैक्सिमम पावर 840 वाट, 840 वाट। तो पावर जो है वो क्या ड्रॉ कर रहा है 840 वाट। यहां से करंट देखो, करंट निकालना बहुत आसान है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पावर कितनी दे रखी है हमें 840, वोल्टेज कितनी दे रखी है 220, करंट आ गया आराम से 84/22। यहां से निकालेंगे इसे 24/11 एम्पियर, करंट की वैल्यू आ गई। यहां से देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पावर की वैल्यू क्या होती है V स्क्वायर बाय R। यहां से R जो है वो क्या निकल गया, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई यहां से देखो 220 स्क्वायर अपॉन पावर की वैल्यू 840। यहां से कैलकुलेट करो, ये आएगा 48400 अपॉन 840। कैलकुलेट करो इसे R की वैल्यू, तो ये यहां से कितना आया 57.61 ओम, इतनी वैल्यू आ गई। तो हमें निकल गया, दोनों केस में रेजिस्टेंस की करंट की वैल्यू निकाल ली, दोनों केस में हमने क्या निकाल लिया, इसमें भी रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू निकाल ली, रेजिस्टेंस और करंट, ये रहा रेजिस्टेंस और करंट, इसमें भी हमने रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू निकाल ली। यही पूछा था हमसे, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। Why an emitter likely to burn out if you connect it in parallel, and why
सीरीज अरेंजमेंट नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी फॉर डोमेस्टिक लाइट्स। तो देखो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं हम। कह रहे हैं कि एमीटर जो है वो जल्दी से क्यों बर्न हो जाता है, जल जाता है पैरेलल सीरीज में। तो देखो ये एक बैटरी है, बैटरी, ये एक रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो एक चीज हम याद रखेंगे, एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि एमीटर का रेजिस्टेंस होता ही नहीं है या फिर बिल्कुल ही खत्म होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस था, यहां पे भी रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अब देखो जब करंट जो है इसमें से देखो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पास होगा, यानी कि जब इसके अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो इस करंट को फ्लो होने के लिए एक अल्टरनेट पाथ मिल गया। तो ये यहां से रेजिस्टेंस वाले पाथ से जाएगा ही नहीं, इधर पास से चला जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो एमीटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना हुआ है जिसकी वजह से ये मापता है करंट को, तो क्या करेगा, वो जल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट इससे पास होगा ना। एक करंट को पास होने के लिए एक दूसरी लाइन मिल गई, तो यहां से मैक्सिमम करंट पास हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा जो करंट है वो पास हो जाएगा। या फिर हम ये बोलेंगे कि इसी लाइन से सब कुछ जो है पास हो जाएगा, इस वाले से जाएगा ही नहीं। तो इसलिए हम जो है, और यहां पर फिर ये क्या करेगा, एमीटर जो है अपनी मैक्सिमम रीडिंग को शो करेगा। क्या करेगा, मैक्सिमम रीडिंग को शो करेगा, जो भी इसकी कैपेसिटी है। हो सकता है कि एमीटर जो है वो जल भी जाए, तो उससे बचाने के लिए हम कुछ और तरीका भी लगाते हैं, वो अब नहीं पढ़ते। तो यहां क्या करेगा, अगर एमीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम करंट की रीडिंग को शो करेगा जो भी एमीटर के डायल पे है। अगर एमीटर इनफाइनाइट पे जाता है तो इनफाइनाइट करंट भी शो करेगा, क्योंकि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो है। देखो यहां से अगर हम करते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस इसका क्या बता रहे हैं हम, जीरो बता रहे हैं लगभग, तो क्या करेगा, करंट जो है वो इनफाइनाइट बताएगा, करंट जो है वो इनफाइनाइट बताएगा। तो इनफाइनाइट करंट पॉसिबल नहीं है, वो बहुत हाई बताएगा। तो यानी कि हम पैरेलल में एमीटर को नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसका क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है या जीरो है, ऐसा बोलते हैं। वाई इज अ सीरीज अरेंजमेंट नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी इन डोमेस्टिक लाइट। डोमेस्टिक लाइट जैसे कि हमारे अगल बगल जो लाइट्स लगी होती हैं अपने कमरे में, अलग अलग जगह, टीवी हो, लाइट हो, पंखा हो, इन सब के लिए हम सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं यूज कर सकते। तो देखो ऐसा होता है, कभी कभी हमें कोई लाइट जलानी होती है, कोई लाइट बुझानी होती है, या फिर हमें कभी पंखा चाहिए बल्ब नहीं चाहिए, कभी बल्ब चाहिए पंखा नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमने एक ही स्विच से सब कुछ कनेक्ट कर रखा है, तो अगर हमें पंखा और बल्ब एक साथ नहीं चाहिए तो दोनों एक साथ जलेंगे या दोनों एक साथ बुझेंगे। तो उस केस में जो है डोमेस्टिक लाइट्स में या डोमेस्टिक अप्लायंसेज में क्या होगा कि मल्टीपल अप्लायंसेज एक साथ या तो जलाए जा सकेंगे या बुझाए जा सकेंगे, लेकिन सेपरेटली उनको जलाया बुझाया नहीं जा सकेगा या उनको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है हम सीरीज अरेंजमेंट नहीं करते हैं डोमेस्टिक यूजेस के लिए। तो अब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ ली, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, पावर, पोटेंशियल, सब कुछ पढ़ लिया, और इसके ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और rsagarwalofficial.com पे एक बार विजिट करें। थैंक यू।